मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। आज नया साल है और नया साल अब की बार काफ़ी अहम होने वाला है। नए साल में कुछ राजनेता ऐसे होंगे जिनकी किस्मत खुलेगी और कुछ राजनेता ऐसे होंगे जो शायद 5 साल के लिए मायूस है वो होने वाले हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, असेंबली के आम मुख्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं हरियाणा विधानसभा के। तो आज हम डीगल में हैं और तस्वीर अहलावत के निवास स्थान पर हम इस वक्त आए हुए हैं। तस्वीर अहलावत के बारे में मैं अगर थोड़ा अगर आपको मैं बताऊं तो 17 साल का राजनीतिक कैरियर इनका हो चुका है। जिला पार्षद हैं, वो चुने भी गए थे और उसके बाद लगातार है टीम दीपेंद्र के और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बेरी विधानसभा में काफ़ी अहम कड़ी हैं वो माने जाते हैं। बेरी विधानसभा से लगातार कई टर्म से आप सभी जानते हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान विधायक हैं, लेकिन ये कयास पूरी तरीके से शुरू हो चुके हैं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के बाद बेरी विधानसभा में खास तौर से कांग्रेस पार्टी के लिए अगला भविष्य है वो कौन होने वाला है। तो उसमें तस्वीर अहलावत का जब नाम आता है तो वो प्रमुखता से आता है कि कांग्रेस का एक सुनहरा भविष्य है वो तस्वीर अहलावत हो सकते हैं। तमाम तरह की जो अटकलें हैं, तमाम तरह के जो कठिन सवाल हैं वो भी मैं तमाम इनसे करूँगा। तस्वीर भाई, सबसे पहले तो नए साल की आपको शुभकामनाएं। प्रवीण भाई, आपको भी और जितने आपके चैनल के थ्रू देख रहे हैं या जो साथी हमारे नहीं देख रहे हैं, जो शुभ चिंतक हैं या जो जानने वाले हैं, भगवान करे उनका नया साल में जितने भी सपने उनने सोचे हैं और जितने उनके कुछ काम अधूरे रह गए या उनने ये सोचा कि 2024 में भगवान करे ये पूरे हों, ऐसे हम भगवान से विनती करते हैं कि उन सब लोगों के वो सब काम पूरे हों और सबको नया साल मुबारक हो। चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। सवाल हैं, कठिन सवाल भी हो सकते हैं मेरे, क्योंकि देखिए एक राजनीतिक आदमी के साथ हजारों लोग जुड़े होते हैं, वो भी अपना भविष्य देखते हैं, पूरा विधानसभा क्षेत्र देखता है। मेरा पहला सीधा सा सवाल ये है, तस्वीर अहलावत को 17 साल हो चुके हैं राजनीति में। ये आपकी महत्वाकांक्षा भी किसी से छुपी नहीं है कि आप चंडीगढ़ जाना चाहते हैं बतौर एक MLA बनकर, ये महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। तो सीधा सा सवाल है, क्या 2024 में तस्वीर अहलावत की जो महत्वाकांक्षा है क्या वो पूरी हो पाएगी? वैसे राजनीति में जो भी आता आदमी उसकी महत्वाकांक्षा तो होती है, उसके जो सपोर्टर होते हैं उनकी भी होती है, लेकिन मोटे तौर पर बात यहाँ पर क्या है, अगर जिस हिसाब से उम्र की बात आओ, 17 साल हो गए, उस उम्र को देखते हुए इतनी मतलब ज़्यादा जिज्ञासा भी नहीं अगर हम ये सोचें कि हम ना अभी मिले, और ऐसा भी नहीं अगर हमारा मौका ना लगे। लेकिन मोटे तौर पे ये जो एरिया है ये कांग्रेस का गढ़ है और इस इलाके में लोगों की जो मानसिकता है कांग्रेस के गढ़ में, यहाँ पर सीधे सीधे सोच ये होती है हमारा मुख्यमंत्री कैसे बने। जो पावर का जो सत्ता का काम का वो सीधे आदमी, लगभग आदमी चीफ मिनिस्टर से सीधे जुड़े होते हैं। यहाँ पे जो सांसद साहब आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका 4 जनवरी को जन्मदिन भी है, उनके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और उन जो काम कर रखे हैं, जो लोगों से जुड़ाव बना रखा है ना, वो इस कदर बना रखा है आगे इस गढ़ में से कोई भी आदमी अगर जिज्ञासु भी है तो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो राज बनाने की है। राज कैसे बने, राज बनेगा तो इलाके के काम होंगे, क्योंकि विधायक भी जब बनता है तो वो इलाका के काम ही कराता है। तो मोटे तौर पर जो सोचने वाली बात ये है कि वो जब जिसको चाहे एडजस्ट करेंगे इस गढ़ में, अपना मौका उनके हिसाब से जो होगा उस हिसाब से लोग यहाँ की राजनीति और वोट डालने की जो दशा दिशा है वो तय होती है। खुद के लिए 2024 में मौका मानते हैं आप? खुद के लिए तो अभी तो भाई साहब राज बनाने की बात है, मोटे तौर पर जो सच्चाई बात है उसमें क्या है कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है। मौके की बात आओगी, मौका क्या है, परिस्थिति क्या बनेगी, हालात क्या भावना है मौके की अब की बार? संभावना तो भाई साहब समय पर ही बनती बिगड़ती है। संभावना तो आप देखो वहाँ पे मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, कितना पीक पर चुनाव था कांग्रेस का और चुनाव आते आते कहाँ खत्म हो गया। उसके कारणों की भी समीक्षा करनी चाहिए कांग्रेस ने, करे भी की। तो इसी टाइप से है बात। ये संभावना तो अपने मन में कौन ये इच्छा नहीं पालता। जब हमने राजनीति में कदम रखा, जिला परिषद का हमने चुनाव लड़ा, उसके बाद पार्टी में जिसा हमने वर्कर के रूप में काम करना है वो करते रहते हैं। हम ये नहीं कहते हम ज़्यादा करते, कोई ज़्यादा कोई कम, हम करते रहते हैं।
जो समाज में हमारी भागीदारी है, चाहे किसान आंदोलन है, चाहे पहलवान आंदोलन है, या उससे पहले कोई मेरे गांव में कृषि का कोई काम है या इलाके में, जो बस का हो करते रहे। लेकिन अब इच्छाओं को मारना वो भी एक राजनीति में गलत बात हो गई। कल को मैं ये कह दूँ सुरेश भाई हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं है। इलाके की एक सोच होती है। हमारे आसपास के मान ले 12 गाँव से हम बने, उन लोगों ने जब बना तो उनकी एक सोच है भाई हम कभी ना कभी आगे भी बढ़ेंगे, उनका एक सपना होता है। फिर आगे हल्का में काम करते हैं। तो देखो सोच तो रखनी पड़ती है राजनीति में, कब क्या हमारा नंबर आ। लेकिन उसमें जो मछली की आँख है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी सीधे सीधे कांग्रेस का राज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर होने चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से मैं एक युवा वर्ग से आता हूँ, तो मेरी सोच ये रहती है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, चाहे वो दा बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कादयान अगर चुनाव लड़ते हैं तो देखिए, तो अतिशोक्ति होगा ये कहना कि डॉक्टर कादयान की टिकट कटेगी, या डॉक्टर कादयान अगर चुनाव लड़ना चाहें तो कोई शायद उन्हें मना कर पाए। लेकिन अगर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, देखिए राजनीति में मुद्दा है वो देर सवेर है, वो सबके सामने आ जाता है। कई चर्चाएं ऐसी चलती हैं कि डॉक्टर कादयान खुद ना लड़के अगर पुत्र वधू को आगे करते हैं तो तस्वीर अलावत का रुख है, फिर वो क्या होने वाला है? क्या उस चीज के लिए मतलब आप तैयार हैं, मान जाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन होगी, या उस सिचुएशन में आला कमान के सामने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने फिर मजबूती से अपना पक्ष है आप रखेंगे? इस मामले में मोटे तौर पर स्पष्ट है वैसे ये स्थिति आएगी नहीं, क्योंकि जो हुड्डा साहब की राजनीति है उसमें ये स्थिति ऐसी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें वर्करों का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है। ये स्थिति आ नहीं सकती। ये क्वेश्चन जैसे हम अब एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, लगातार मिलते रहते जुलते रहते, तो हम तो रूमर जो चलेगा उसमें हमसे कोई पूछेगा भाई ये संभावना है कि नहीं है, तो मैं इस संभावना को नकारता हूँ। ये जीरो के बराबर। डॉक्टर कादयान तो चाहते हैं ऐसा हो भाई, वो परिवारवाद को मान ले सोचते होंगे भाई मेरे बेटे का नंबर हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और वो भी अपने मुंह से नहीं कहते, मैंने कभी उनके मुंह से ये सुना नहीं। अब वो अपने परिवार को ले आएंगे। हाँ, लोगों में ऐसा रूमर है कि एक आध आदमी कह भी देता है, जैसे आपने सवाल किया, आपके पास भी ये लोग मिलते होंगे इसलिए आप कहते होंगे। लेकिन हम जहाँ पे एक्टिव पॉलिटिक्स में कहाँ घूमते हैं, तो हमने कभी का कांग्रेस में चर्चा नहीं देखी भाई साहब ऐसा हमने जिक्र सुना हो, या डॉक्टर कादयान अपने मुख से ये बात कही हो। ठीक है। अभी देखिए, आपने कहा कि महत्वाकांक्षा हर आदमी की होती है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है पहले मुख्यमंत्री है वो बनाया जाए। ठीक है, लेकिन अगर एम्बिशन आपका भी है, महत्वाकांक्षा आपकी है, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान उनका भी एम्बिशन है, वो तो लगातार बनते जा रहे हैं, तो डॉक्टर कादयान को तस्वीर अलावत बतौर एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखते हैं, या मतलब कैसे रिश्ते हैं अगर तस्वीर अलावत की बात की जाए तो? एक तो देखिए राजनीति में अगर कोई आपका सामने है तो वो विरोधी ही माना जाता है। डॉक्टर कादयान को क्या मानते हैं तस्वीर अलावत? ना, डॉक्टर कादयान तो हमारे आदरणीय हैं भाई और बड़े हैं। रही प्रतिस्पर्धा की बात, जब आप राजनीति में रहते हो ना, तो आप चाहे जिस नेता की राजनीति करते हो, राजनीति में दो हैं, एक नेता और एक आपकी जनता जिस इलाके से आप आते हो। अगर मैं इस बात को सिरे से नकारूं, अगर भाई नहीं हम तो अभी मैं तो कांक्षा नहीं है या मेरी उम्र पड़ी है, इस टाइप का कोई सवाल करूं, तो वो भी मेरे लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि मेरे इलाके के, मेरे एरिया के जो लोग मेरे साथ जुड़े, उनकी मांग तो है, उनकी एक सोच है भाई ये जल्दी से जल्दी इस विधायक उसमें आओ, क्योंकि मेहनत बहुत हो लिया। हमारा वो एक है ना, राजनीति के अंदर किसी भी कंस्टिट्यूंसी का एक स्ट्रक्चर भी होता है, हम उस स्ट्रक्चर में हैं। क्योंकि डीगल जो गाँव हो बड़ा गाँव है, और वो शुरू से ही अगर मोटे तौर पर जिला झज्जर में कहा जा अग भाई कांग्रेस का गढ़, तो कांग्रेस का गढ़ डीगल और इसके आसपास के गांव को कहते हैं। क्योंकि यहाँ से जब एमपी साहब चुनाव लड़ते हैं या कांग्रेस चुनाव लड़ती है, तो सबसे ज़्यादा लीड लेकर निकलती है। यहाँ से डीगल और छारा, ये गांव मेनली तौर पे कांग्रेस का गढ़ के रूप में है। इसके आसपास के गांव और छारा के आसपास के गांव हैं जो वो इस टाइप से गढ़ माने जाते हैं। और इस इलाके में क्या है, कई सालों से राजनीतिक रूप से भागीदारी विधायक को तौर पर नहीं रही है कांग्रेस की तरफ से। तो लोगों में एक वो है, थोड़ी निराशा है, या एक सोच रख लो हमारा भी होना चाहिए। लेकिन उन लोगों की भी जो प्राथमिकता है भाई साहब, वो प्राथमिकता है हुड्डा साहब, उनकी सोच, उनके विचार, उनकी दिशा क्या देते हैं वो। सच्चाई बात ये है, अगर वो गढ़ में बैठे हैं और हमने जो राजनीति यहाँ की करनी है और जो राजनीति यहाँ के लोगों को अच्छी लगती है हमारे सिवा, वो यही राजनीति लगती है। अगर मुख्यमंत्री का जो मामला है उसी में सब कुछ है।
क्योंकि मुख्यमंत्री की जो चाबी होती है उसके पास सारे चीज़ होते हैं। आज के दिन मतलब वैसे कहूँ ना सच्चाई में तो क्या है, लगभग पावर ही 3-4 जगह पे है। मुख्यमंत्री के पास है, डीएम के पास है, पीएम के पास है। तो जिसके खुदा से यारी हो तो पुजारियों की क्या कहावत है, तो पुजारियों वाली लाइन तो सब सोचते हैं भाई इस मंदिर में तेरी भी जगह हो पुजारी के तौर पे। लेकिन जब खुदा से यारी हो तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। कोशिश ये है कि जब आप उस लाइन में हो तो आप नकार नहीं सकते। नकारोगे तो कार्यकर्ताओं का मन टूटेगा, दोस्तों का मन टूटेगा, इलाके का मन टूटेगा। ये चर्चाएं भी अब की बार चली हुई। देखिए अक्सर मतलब हर बार ही चलती हैं, दो मुख्य खापों का जिक्र होता है। वैसे देखिए राजनीति, आदमी तो कहेगा मैं 36 बिरादरी की राजनीति करता हूं, मैं तो गोद की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन समीकरण सारे राजनेता हैं, सारी पार्टियां हैं, वो उसको साधने की कोशिश करती हैं। अगर अहलावतों की तरफ अगर बीजेपी देखती है चुनाव को लेकर तो फिर क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा अगर बीजेपी अगर अहलावतों की तरफ देखती है तो? अहलावतों की तरफ अगर बीजेपी देखती है तो काफ़ी मुश्किल नहीं होगा। जितना मुश्किल सोच रहे हैं उतना तो नहीं होगा। लेकिन क्या है कि जहाँ किसी पार्टी का गढ़ होता है और टिकट की जो मामले में देखी कई सालों से हो रही है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत असर हो सकता है विधायक के तौर पे। लोकसभा में इस चीज़ का कोई असर नहीं होगा, विधायक के तौर पे थोड़ा बहुत असर हो सकता है। मोटे तौर पर मेरे को कोई गुंजाइश नहीं लगती, क्योंकि वो क्या है, आज के दिन अगर मैं ये बात कहूँ अगर भैया अहलावतों में या मेरे गांव में बीजेपी की टिकट आओ, आप ये कहना चाहते हो अहलावत और गाँव में बराना में डीगल में इनमें कोई फर्क नहीं, तो क्या है कि भाई आप लोग हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस की जी जान से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग उसमें ये भी कह देंगे भाई ये लड़ाई, ये गांव की लड़ाई है, ये गोद की लड़ाई है, ये चलती नहीं। लेकिन क्या गांव में टिकट आने के बाद शर्माना तो थोड़ा बहुत पड़ता है भाई साहब। वो एक मोटे तौर पर बात है। भाई गाँव का आदमी कह दिया भाई कभी ना कभी तन्ने भी चुनाव लड़ना पड़ जाए, तो उसकी एवज में तो थोड़ा बहुत तो वो जो होता है वो गाँव में टिकट आने पर स्वाभाविक है, किसी भी इलाके में देख लो आप। लेकिन हम कांग्रेस के सिपाही पूरी तौर पर पक्के हैं, पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ राजनीति मुद्दा देखिए वैसे किसी से छुपा नहीं है, 35 जाट या गैर जाट की राजनीति का आरोप है भाजपा पर, आप लगाते रहते हैं। बेरी विधानसभा में क्या ऐसा कोई मुद्दा है जो काम करेगा भाजपा के लिए? क्योंकि अब की बार कहा जा रहा है कि बेरी में भाजपा पूरा जोर शोर है वो लगाने वाली है। नायब सिंह सैनी के दौरे हैं वो पहले हुए थे, लगातार उनके बड़े नेताओं के हैं वो दौरे हैं वो लगातार शुरू हो चुके हैं बेरी में। कैसे देखते हैं, क्या कोई इस तरह का मुद्दा है, क्या इस तरह का मुद्दा पनपने वाला है, और क्या ऐसा होता है तो कांग्रेस को क्या नुकसान मानते हैं आप? जाति पाति का मुद्दा यहाँ पर भाई साहब बहुत कम चलेगा। जाति पाति का मुद्दा यहाँ पर बहुत कम चलेगा, क्योंकि बिल्कुल प्योर एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका है ये। मैं करूँगा चाचा 20 मिनट में एक बार थोड़ा फ्री होकर करूँगा। ठीक। वैसे राजनेताओं को मैंने देखा नहीं कि इंटरव्यू के दरमियान फोन पिक करते हुए ज़्यादा जवाब दें आप लोगों के प्रति। शायद वो भाई साहब फ़ोन आ गया तो सुनना तो पड़ेगा भाई साहब, उनको बता दिया आप थोड़ी देर में कर लें, वो कोई बात नहीं। तो क्या है, आप आ रहे थे जाति पाति पे। क्या है जाति का, क्या है जहाँ किसान वर्ग जाता है ना, बेस्ट किसान नहीं हो, वहाँ पर जाति पाति इतना महत्व नहीं रखती, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। और यहाँ पर जो है ज़्यादातर वर्कर हुड्डा साहब का वो किसानी खेती वाला है, वैसा वर्कर नहीं है, वो किसानी खेती वाला, उससे सारी जातें जुड़ी हुई हैं। तो मेरे को यहाँ ज़्यादा असर लगता नहीं कि जाति पाति का ज़्यादा असर होगा, मेरे को इस इलाके में नहीं लगता। ठीक है, आपकी बातों से मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे आप हरियाणा में हुड्डा साहब को ही आप कांग्रेस मानते हैं। जो इस क्षेत्र के राजनेताओं से मैं अक्सर सुनता हूं जो कहते हैं कि हरियाणा में तो हुड्डा ही कांग्रेस है। चलिए अब बात करते हैं अब मुख्यमंत्री की या उन चीज़ों की, लेकिन फिर कांग्रेस की गुटबाजी की बात आ जाती है। जो कुमारी शैलजा हैं, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो जाते हैं, इन लोगों की जो एक लॉबिंग है, चाहे किरण चौधरी हो जाती हैं, तो वो तो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। और पिछले दिनों रोहतक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और अब पूरे हरियाणा की तमाम विधानसभा में हैं, ये तीनों लोग हैं वो दौरा करेंगे। अगर बेरी में भी आते हैं तो जाहिर तौर पर वो अच्छा नहीं बोलेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। तो वहाँ पे लोगों में चर्चाएं चलती हैं। भाजपा वाले अक्सर कहते हैं कि आप लोगों की पार्टी की आपसी कलह दूर नहीं हो रही है, ये तो एक दूसरे को हराने का काम करते हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ता सोचता है कि बीजेपी वाले कहते हैं फिर तीसरी बार भाजपा ही आएगी। ना इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हुड्डा साहब जो है ना, क्या है
हम एक इंसान के तौर पर, एक नेतृत्व वाले गुण के तौर पर भी हुड्डा साहब से, दीपेंद्र से जुड़े हैं। हुड्डा साहब में बहुत ज़्यादा खूबियाँ हमने तो आमतौर पर हरियाणा में जो नेता सुने भाई, मतलब आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ले लो आप। दीपेंद्र सिंह हुड्डा में जब हम देवीलाल के कुछ गुण देखते हैं ना, लोग बताते देवीलाल इतना शांत था, इतना शालीन था, लोगों से मिलनसार था, मतलब इतना स्पेस देता था लोगों को, तो हमने वो देवीलाल के जो गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, वो हम ढूंढते तो दीपेंद्र हुड्डा में दिखते हैं। जब कई लोग, क्योंकि गांव में तो राजनीति तो हर सतर पे है, हर तरीके के नेता को पसंद करते हैं। जब कोई केजरीवाल की खूबी गिनाता, वो इतना सिंपल रहता है, इतना साधारण रहता है और सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं लेकर चलता, तो फिर हमने दीपेंद्र हुड्डा, उनके भी अच्छे गुणों में दीपेंद्र हुड्डा दिखाई देता है। क्योंकि रेड लाइटों पर भी कभी गाड़ी उठर के साथ नहीं निकाली, इतने सिंपल 10 साल सांसद रहे और मतलब पूरे देश के 2 बार सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए, फिर भी इतना सिंपल तरीके से रखे। जब काम का मामला देखा गया, विजनरी देखा गया, तो ऐसे ही विकास थोड़ी हो गया इस इलाके में। क्योंकि क्या था, हम देखते थे भाई, जिनके पिताजी चीफ मिनिस्टर बन जाते थे, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर हो गए, हमने कहानी सुनी, उनके बेटे जो भी होते थे उस टाइम पर, सांसद होते या मंत्री होते, वो कभी भी धरातल पर काम नहीं करते थे, वो मौज मस्ती या अलग टाइप का उन पर छवि बनती थी। दीपेंद्र ने अपने ऊपर वो दाग भी नहीं लगने दिया, उसने बिल्कुल साधारण से थे और अपने पिताजी के चीफ मिनिस्टर का फायदा उठा के इस इलाके में काम करवाए। बतौर MP उसने इस इलाके में छाप छोड़ी, अगर मेरे पिताजी ने काम नहीं कराई, इन कामों में मेरी 90% भागीदारी है। विजन तो हुड्डा साहब का हो सकता, लेकिन काम को धरातल पे एक एक जगह खड़े होकर काम कराना वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। हम आमतौर पर जब आपस में बात करते हैं ना, कोई चौटाला से कोई किसी नेता की उसमें बात करता है, तो सब बैठ कर एक बात जरूर करते हैं भाई, सबसे बड़े दिल के नेता अगर कोई हैं आज के दिन, कांग्रेस दल भी बड़ा है लेकिन दिल के जो बड़े नेता हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा माने जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा आज भी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी अपना फ़ोन खुद पिक करते हैं, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा डेली एक आदमी, मान लो सपोज करो आप 2 मिनट लेता है तो 1 घंटे में 30 आदमियों से मुलाकात हो जाएगी। 10 घंटे भी मुलाकात करी तो 300 आदमियों से मिलेगा आदमी। दीपेंद्र हुड्डा आज भी अपना समय निजी जीवन का खोकर दिल्ली का 2-3 हज़ार आदमियों से मिलते हैं। ये सोचने की बात है भाई साहब, 1-1, 2-2 सेकंड करके या किसी को 2 मिनट 4 मिनट फ़ोन पर भी इतना टाइम बताते हैं। वो उनकी जो काबिलियत है ना काम करने की, जो सादगी एक नेता जो चाहिए ना नेता के रूप में, वो सब चीज़ें उनमें व्याप्त है। चाहे चौधरी बंसीलाल को देखो, भजन लाल को देखो, मनोहर लाल खट्टर को देखो, हुड्डा साहब, जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता है यहाँ का उसके साथ अटैच है। लगभग 90% जो आदमी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कार्यशैली है, जो उनकी जीवन जीने का तरीका है, जो लोगों का जो विजनरी है, वो उसको देख कर उसके फॉलोअर और फैन की तरह है भाई सब। अकेला इसमें ये नेतागिरी ना मानो आप, बिल्कुल हम फैन की तरह हैं उनके। देखिए, आपने दीपेंद्र हुड्डा की तमाम खासियतें बताई, तमाम आपने बड़ाई करी, मैंने सारी सुनी, लेकिन इसमें मेरा सवाल ये भी था कि शैलजा, किरण चौधरी और सुरजेवाला हैं जो मोर्चा खोले हुए हैं, क्या उस मोर्चे से पार पा पाएंगे आप लोग? भाई साहब, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, मोटे तौर पर आम आदमी से अगर हम ये बात पूछेंगे तो उन्हें किस टाइप की राजनीति करनी चाहिए, तो आम आदमी उनको ये कहता कि आपको अपने गढ़ में राजनीति करनी चाहिए और कांग्रेस के लिए 2-4 सीटें ऐसी निकालो जो जीत के आप कांग्रेस की जोड़ी में डालो और एक बढ़िया स्थायी सरकार बने और बीजेपी को यहाँ से भगाया जाए राजनीतिक तौर पर। लेकिन जिस टाइप की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं पूरे हरियाणा में घूमने की, वो मेरी तो समझ से बाहर है निजी तौर पर भाई साहब। क्योंकि क्या है कि जो उनका प्रभाव है, जिस इलाके में जिस आदमी ने काम कर रखे हैं उसी इलाके में वो 2-4 नेताओं को, MLA को निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ तक पहुँच गई कि जो किरण चौधरी जी हैं उनका तो वहाँ भिवानी में, मैं रैली में जा रहा था, पीछे वहाँ के लोकल लोगों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे भाई साहब जो अब पिछला चुनाव जो जीत्या किरण चौधरी ने, वो भी कहीं ना कहीं बोला सेटलमेंट से जीत्या। बंसीलाल का इतना बड़ा पेड़ को उनने एक MLA कंस्टिट्यूंसी तक लाकर छोड़ दिया, तो वो हरियाणा में कोई बड़ा नुकसान कर पाओगे मेरा नहीं। आप चाहते हैं कि वहां तक भी ना रहें क्योंकि अनिरुद्ध चौधरी को आप जैसे शायद निर्दलीय तैयार कर रहे हैं हुड्डा साहब? चलो वो तो मौका और हालात का समय बताओगा। अनिरुद्ध वहाँ पर पूरी मेहनत कर रहा है। उस पीढ़ी को क्या है,
अब आप हो या हम हो, हमको कोई ये बताओ तेरा दादा इतना बड़ा था, तो क्या पता पिताजी कोई ना कर पाओ तो बेटे का तो हक है। किसी ना किसी पीढ़ी में, चौथी हो पांचवी हो, किसी ना किसी पीढ़ी में ये हक बनता अपने परिवार की विरासत को वहां तक पहुंचाए, उसके लिए अनिरुद्ध प्रयास कर रहा है। सुरजेवाला साहब तो ये भी कहते हैं और शैलजा किरण चौधरी भी कहती हैं कि जो ये खुद को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करे हुए घूम रहे हैं उनका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ होता है, तो ये तो आला कमान तय करेगा। वो तो पता है क्या समस्या क्या हो रही है, वो है एक कार्यकर्ता का वर्ग। अब हम चंडीगढ़ में वो प्रभारी जी आ रहे, जब हम देख रहे थे कुछ लोगों ने सैलजा सैलजा के नारे लगाए, भाई वहाँ पर उसका समर्थक वर्ग था, 40 आदमियों ने लगाए, वहीं पर 400 आदमियों ने कहीं सड़क पर कहते हैं भाई हुड्डा साहब का नारा लगा रहे, तो उनके कार्यकर्ता ज़्यादा हैं। कोई रणदीप का लगा रहा है भाई 20 आदमी है, तो उसके कार्यकर्ता उतने थोड़ी है। तो जो कार्यकर्ता होगा भाई साहब, वो अपने नेता में नेतृत्व तो चाहेगा। अब जो मेरे साथ आदमी जुड़ रहा है, मैं ये भी चाहूँ कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM साहब इस कंस्टिट्यूंसी में ये भी चाहूँ कि भाई तस्वीर अभी कोई बात नहीं, एक और रक्षा लड़ लें, कोई बात ऐसी आ जाए तो भी मेरा वर्ग तो न्यू मानना ना भाई तस्वीर भाई आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्या मानते हैं सुरजेवाला जैसे कहते हैं आला कमान तय करेगा, आला कमान किसे तय करेगा, आप क्या मानते हैं? आला कमान तो भाई साहब अब तक जो MLA का वो देखा गया है, जहाँ पे MLA की मेजोरिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर आला कमान तय करता है। MLA ही तय करेंगे, आला कमान के मन में भूपेंद्र हुड्डा को नहीं मानते क्या फिर आप? ना भूपेंद्र हुड्डा को तो मानते, भूपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं मानते? अगर उनके मन में मानते हैं तो राहुल गांधी छारा आते हैं और लोग चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं पता होता, आपके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, तस्वीर अलावत वहाँ पर नहीं पहुँचते, आपके MLA भागे भागे जाते हैं और कहा जा रहा है कि महराणा गांव है उससे वापस है वो हो लेते हैं। अगर आला कमान के दिलों में अगर हुड्डा साहब इतने ही हैं तो उनकी विधानसभा का जब दौरा होता है, राहुल गांधी हरियाणा में आते हैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे मौजूद नहीं होते, विधायक है वहाँ पे मौजूद नहीं होते, तो कैसे मान लिया जाए कि राहुल गांधी के मन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है? भाई साहब एक बात बताओ, जब बजरंग कौर साक्षी को प्रियंका गांधी के पास लेके जिस दिन ये रिजल्ट आया और उसके बाद ये घटना हुई, क्या राहुल गांधी आम तौर पर आप है ना पत्रकार हो, हम सब आम आदमी के तौर पर बताओ, क्या राहुल गांधी किसी वर्ग से मिलने आते हैं, या ये ट्रक ड्राइवर से या ऑटो ड्राइवर से या किसान से या मंडी में मजदूर से या पहलवान से या और किसी जगत से, क्या उन नेताओं के साथ आते हुए अच्छे लगेंगे या अकेले उनका दर्द समझते हुए अच्छे लगेंगे? ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है भाई साहब। वो जब भाषण देने आए हैं, वो किसी रैली में आए हैं, तो उनका हक है नेताओं को यहाँ, वो तब आप देखियो कौन यहाँ पे नेता है, वो तो पूरे हरियाणा में ऐसे है। लेकिन क्या है, जिस हिसाब से राहुल गांधी जी यहाँ आए, वो जो तरीका आने का है, लोगों को पहलवानों का जो दर्द समझने का है। एक पहलवान अपना दलाल साहब आर्य साहब जिन्हें खाड़ा खोल रखा है, वीरेंद्र जी, उनने 2 इंटरनेशनल पहलवान तैयार करे। आज तक ये नहीं पता था किसी को भाई वीरेंद्र दलाल नेशनल लेवल पे, आज उनको इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल गई, भाई इस अखाड़े से 2 पहलवान तैयार करे। ये राहुल गांधी की कितनी अच्छी पहल। अगर इसमें वो, आपसे पूछता हूं मैं, यहाँ के MLA, यहाँ के MP, यहाँ के CM, उन सब को लेकर आते, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि एक पार्टी का प्रोग्राम या ऑफिशियल टाइप हो गया? भाई साहब वो मुख्य धारा से हटकर बात हो जाती। ये जो बात है ना, एक्चुअल बात ये है, ये राजनीति है असली, जो दर्द समझ। चलिए मैं मानता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा कहीं कोई वो इस बात में किसी चीज़ का रोल नहीं, क्योंकि सच्चाई में क्या है, ये चीज़ें जहाँ आज तक राहुल गांधी जहाँ गया है वहाँ पे यही तरीका बनाया गया है। लेकिन फिर आपके MLA भागे भागे क्यों गए? अभी जैसे आपने कहा कि अगर MLA ना हो या आप जैसे और राजनेता ना हो या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ना हो, तो नेचुरली लगता है कि वाकई है वो उनकी समस्या को जानने आए। फिर जैसे ही पता चलता है फिर आपके MLA भी भागे जाते हैं। वो समस्या को समझने तो हक नहीं बनता, हमारा पार्टी वर्कर का हक नहीं बनता कि वो समस्या को समझने आए, वहां पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए। देखिए आप अगर वो MLA को बुला कर, सुनो, अगर वो MLA को बुला कर या MP को बुला कर उस अखाड़े में जाते, तो क्या ये प्रोग्राम अच्छा लगता? आप सच बताओ, आम जनता के हिसाब से क्या अच्छा लगता? वो उस दर्द को सहन कर पाते? नहीं, आपकी बात मैं वाजिब मानता हूं कि अकेले जाएंगे तो उस रियली समस्या को है वो सुन पाएंगे, लेकिन जब मौका मिलता है तो राहुल की तरफ आकर्षित भी होते हैं ना। वहां पे तो इंदुराज भालू है पहुंच गए थे, पानीपत साइड वो किसानों के बीच में गए। यहाँ पे डॉक्टर
डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान भी भागे भागे गए ना कि किसी तरह राहुल से मुलाकात हो जाए, लेकिन ललायत तो आप लोग रहते हैं ना, वो इसका मतलब वो अगर आपको ना बुलाएं तो आप लोग कह रहे हैं कि उनके दौरे तो ऐसे ही होते हैं और मिलने का मौका मिले तो कोई छोड़ना नहीं चाहता। पैसे वो तो अब नहीं बताओ, मौका वो आए अपने सीक्रेट दौरे पे, वो दर्द समझना है, पता चल गया, पता चलने के बाद भागे भागे गए, ना पहुंच पाऊँ तो उसमें गलत क्या हो गया, उससे असर क्या पड़ गया जनता में, नेगेटिव पड़ गया पॉजिटिव पड़ गया, असर तो कुछ पड़ा ही नहीं। असर तो समझने वाली बात तो ये है, पहलवानों का इतना बड़ा आंदोलन चला, उसमें उनके साथ इतनी अनदेखी हुई, उस दर्द को समझने के लिए कभी और कोई नेता ऐसे नहीं आते, राहुल गांधी जी जैसे आए, उस जमीन से समझने आए, इस मिट्टी से कैसे पहलवान तैयार होता है, कितने साल लगते हैं। सच्चाई तो ये है, राहुल गांधी ने अब समझने के बाद वहाँ ये जिक्र किया, अगर हमने आज पता चला कि 10 साल जब बच्चे को गेम करते हो जाता है तब तो उसका गांव ये समझता है और ये सोच रखता है या ये दिशा तय करता है ये पहलवान बनेगा या नहीं बनेगा 10 साल की प्रैक्टिस के बाद। तो क्या ये तो उन्होंने दर्द समझा और उन्हें पता चला कितनी मेहनत का कष्ट का गेम है ये, और ये है, ये अच्छी चीज़ है। इसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो सके जान के भी ना आए हो, वो ये भी सोच लें कई बार बड़े नेता, अगर भाई बिल्कुल ग्राउंड तक जाने दो, धान लगाने का था ऐसे ही ना होया, हम मौके पर अगर बालू का गांव वहां से नजदीक था पहुंच गया, कई बार पहुंच पाओ आदमी, कई बार नहीं पहुंच पाओ क्योंकि 1 घंटे का मामला था। इसको उस नज़र से नहीं देख सकते। बात क्या है, बात एक्चुअल ये है, क्या राहुल गांधी ने आकर दर्द समझा कि नहीं समझा, और उस दर्द का इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, पूरे देश में पड़ा। एक पहलवान जो अखाड़ा चला रहा है वीरेंद्र, उसने 2 ओलंपिक दिए, आज तक उसकी पहचान नेशनल लेवल पर इतनी बड़ी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने उसको वहां तक पहुंचाया, उसका रहने का, खाने का, उसकी तपस्या को बताया भाई ये तपस्या कर रखी। योगेश्वर दत्त ने तो राजनीति स्टंट करार दिया ऐसे। योगेश्वर दत्त पता क्या है, खिलाड़ी के तौर पर कई बार गाँव में आए हैं, कई बार किसी प्रोग्रामों में मिलते हैं, आइडल हैं देश के, खेल के, कुश्ती के मामले में। लेकिन जो ये मुद्दा चल रहा है फेडरेशन का, इस सिस्टम में उनका शुरू से रुख कहीं ना कहीं जब वो भाषा शैली बोल रहे हैं तो ब्रजभूषण के खिलाफ और खिलाड़ियों के खिलाफ लगता है। लेकिन उनको नुकसान क्या है, सबसे मोटा नुकसान ये है, अगर लोग ना तो उस ब्रजभूषण की शैली वाले से नफरत करते और खिलाड़ियों से उनके अंतर्मतभेद हो सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, खिलाड़ी की हो सकती है। लेकिन जब खेल से दुर्भावना होती है तो नुकसान होता है। योगेश्वर दत्त पहलवान को जितना दिया कुश्ती ने दिया। अब पहलवान जो है, बजरंग है, साक्षी है, विनेश है, या जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं, वो कुश्ती खेल को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ये मैसेज है देश में और है भी सच्चाई ये, भाई उसमें शोषण होता है। अब जब वो उनके खिलाफ बोलते हैं तो मैं खुले तौर पर कहता हूँ, अब योगेश्वर दत्त पहलवान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमने निजी जीवन में खिलाड़ी के तौर पर बहुत पसंद है, बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब वो अपने खेल की बुराई करते हैं तो ऐसा लगा लो कि वो अपने परिवार की, अपनी उस कौम की बुराई करते हैं। उनकी कौम जो है, उनकी कौम है खेल, और जब खेल से गद्दारी करेंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि खेल ने तो उनको ओलंपिक मेडल भी दिए, एक पहचान भी दी, पुलिस में डीएसपी के रूप में कार्यरत थे। जिस राजनीति में वो घुस गए, उस खेल के खिलाफ दुर्भावना रखने, उसने क्या दिया, 2 बार से हार दी, बुरी हार दी पॉलिटिक्स में। राजनीति में उनको क्या मिला अब तक, जिस दिन से आए उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा, फायदा नहीं होया। तो उनसे तो ये अपील भी करते हैं, भाई खिलाड़ी के तौर पर आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, लेकिन आपको खेल और खिलाड़ी के रूप में जाना जाता। आप जब खेल और खिलाड़ी के रूप में आओ तो ये दुर्भावना मत रखो और अपनी खेल नामक जो कौम है आपकी, उससे गद्दारी मत करो। राजनीति में आप कितने कटाक्ष करो, किसी के ऊपर करो, वो एक अलग बात है, लेकिन खेल के मामले में ये दुर्भावना उनको घाटे की तरफ ले जा रही है। जो उनके प्रति एक चाव, एक नजरिया होता था, वो खेल से गद्दारी करने के बाद वो चाव भी मिटता जा रहा है, वो भावना कम होती जा रही है, जबकि होनी नहीं चाहिए। एज ए रेसलर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, वो बिल्कुल कुश्ती में एक अलग सी छवि है उनकी। भाई साहब बिल्कुल देखिए, आप बजरंग हों, विनेश हों, साक्षी हों, आप बेहद करीब उनके हैं, क्योंकि लगातार पूरे देश ने आपको देखा कि आप उनके संघर्ष में बिल्कुल साथ रहे। अब अगर कहते हैं कि राजनीति की तरफ वो रुख करेंगे, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या राजनीति की तरफ रुख करेंगे? बजरंग हो, विनेश हो, साक्षी हो, आपको पता होगा सर, आप बेहद करीब हैं तीन लोगों के। राजनीति की तरफ पता है क्या है, जब ये
न्याय की लड़ाई मानते हैं या राजनीति की तरफ जा रहे हैं वो लोग? क्या मानते हैं? सच्चाई बात तो क्या है, जब तक किसी चीज़ का कोर्ट में ट्रायल है या लोगों की नज़रों में ट्रायल है, जब तक आप उसमें पूर्णतः पूरे रूप से किसी चीज़ को स्पष्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आज तो जो उनकी लड़ाई है पूरी तौर से फेडरेशन के खिलाफ, और वो जो बात कहते थे वो होने लग रही है। उन्होंने बताई थी अकबर भूषण एक अहंकारी और एक मतलब गुंडा शब्द भी यूज कर दिया था, बाहुबली है। और वो ब्रजभूषण ने जैसे चुनाव होया देश के सामने वो चीजें शो कर दी, दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, ये चीज उनके अहंकारी रूप को दिखाती। जैसा लोग समझ रहे थे वैसा उन्होंने वो स्पष्ट कर दिया। अब उनकी लड़ाई और जायज होगी। जब उन्हें कुश्ती छोड़ने की कही तो पता चल गया भाई आज ये दबदबा है, दबदबा रहेगा जैसी बातें कर रहा है। और फिर गेम को भी वहीं गोंडा में या वहाँ जिस इलाके में जूनियर को वहाँ रख दिया, अगर वहाँ पर होगी तो उससे और लोगों को जचगी। अगर ये तो बहुत मतलब वैसा है जैसा भ्रमित करने वाली बात कहीं ना कहीं बीच में से वो लाइन खत्म होगी। अगर भ्रमित कर रहे हैं, उनका जो रूप उस आंदोलन में दिखाया जा रहा था वो स्पष्ट हो गया। अब उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जब वो बच्चे हताश थे, निराश थे, उनके साथ लगकर उनको प्रियंका गांधी से मिलवाता है। प्रियंका गांधी विपक्ष की नेता है, राहुल गांधी से उनसे मिलने आते हैं, समझते हैं, अखाड़े में सारा गांव में आकर समझते हैं। तो ये लगता है कि भाई विपक्ष का जो हक और जो आवाज उठानी चाहिए वो उनकी जायज है। और अगर वो विपक्ष के साथ इस मसले पर मिलकर अगर उसका कोई राजनीतिक रूप निकाला जा है, अगर भाई ये राजनीति में आ सकते हैं, तो उस चीज़ पे कहना भी अतिशयोक्ति होगा, लंबा टाइम है। लेकिन क्या है वही राजनीति में तो कोई भी आदमी आ सके, ये बात है। अब राजनीति में साक्षी का, बजरंग का, विनेश का, कोई आण का वो है, तो क्या है राजनीति आज किसी भी लाइन में देखो। आज जब देश का एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के लिए राज्यसभा के लिए चला जाता है, तो आम जो पहलवान हैं तो ये भी तो एक प्रतिष्ठित चेहरे हो गए, तो इनसे कैसे आप दरकिनार करोगे कि ये नहीं आ सकते। बड़े बड़े चेहरे राजनीति में आने लग रहे हैं। आज मैं इस बात को कह दूं आगे बढ़ कर, अगर वो नहीं आ सकते तो भी गलत होगा। कल को वो आ जाए, राजनीति तो क्या है वही बात है, फिर परिस्थितियों का खेल है। जब नेताओं को ये लगेगा अगर भाई किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन आदमी कहाँ से सीट निकाल सकता है, वो तो गुणा भाग का खेल है, तब राजनीति में आना संभव है। आज इस बात को कहना भाई साहब मेरे लिए बड़ा अजीब सा हो जाएगा। लेकिन अगर राजनीति में आ जाए तो क्या फर्क है, तो क्या होगा? क्या हम रोक सकते हैं उनको? राजनीति में आम आदमी भी तो आने लग रहा है, तो राजनीति वो आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे? आखिरी आवाज उठाओगे। आखिरी सवाल है मेरा, क्या 2024 का लोकसभा चुनाव आप लोगों के लिए अग्नि परीक्षा होगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, जो आप लोग प्रचार करेंगे? दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो यहाँ जो मौके की रोहतक कंस्टिट्यूंसी है इसमें नहीं होगा, क्योंकि रोहतक कंस्टिट्यूंसी में पिछली बार जो हुड्डा साहब आ रहे थे दीपेंद्र जी, उसका बहुत ज़्यादा दर्द है। लेकिन क्या है, सचेत रहने की जरूरत है। पिछले इलेक्शन में जो हार हुई उसकी वजह जाननी पड़ेगी। उन वजह पे चल के कहीं वो जो वजह हैं उनको क्या आप मानते हैं? वो उसमें कई वजह हैं। मोटे तौर पे तो वजह क्या है, जो धर्म और जाति की जो राजनीति कर रहे हैं उस पर दीपेंद्र हुड्डा का लेबल नहीं लगता, क्योंकि युवा में और बुजुर्ग में बहुत फर्क होता है। युवा गांव का कोई भी हो या कहीं का भी हो, युवा को आप देख लियो, युवा की हर जाति में हर धर्म में साथी होते हैं, मिलते हैं, उस पर असर लेवल कम होता, बड़े का अलग होता, वो एक अलग बात। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का तो चेहरा वैसे भी धर्म और जात पात से दूर रहा। उन्होंने तो कभी जात पात के धर्म की, उनकी तो बॉडी लैंग्वेज भी उस टाइप से अलाउ नहीं करती, वो तो बिल्कुल शांत स्वभाव के सब जातों में रहते हैं। लेकिन क्या है, पिछली बार बीजेपी ने खर्चा का इलेक्शन भी बहुत तगड़ा लड़ा था, बहुत तगड़े रूप से पैसा बहाया था, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। पिछली बार ये ध्यान नहीं गया, मोटे तौर पर खर्चे का इलेक्शन लड़ा बीजेपी ने, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और इन खर्चे का इलेक्शन नहीं लड़ा, कांग्रेस ने खर्चे का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो एक बड़ा फैक्टर था। दूसरा फैक्टर था कुछ लोग ये सोच गए अगर जीत तो निश्चित है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो देश का सर्वश्रेष्ठ सांसद है 2 बार का, इसकी छुई पर तो कोई दाग, ये कैसे हार सकता है? तो उसके बावजूद भी षड्यंत्रों के तहत वो हरा दिया गया। तो लोगों ने अब की बार और तगड़े तरीके से करड़ा होना पड़ेगा और काफ़ी वोटों से जिताना पड़ेगा। बेरी के तो मैं बता दूं भाई, बेरी से पिछली बार 28,000 वोटों से जीते थे, 27-28 से, अब की बार 70,000 वोटों की लीड करेंगे। क्योंकि
इस इलाके की तो, जिस इलाके में हम ज़्यादा रहते हैं वहाँ की तो मैं लोगों में घूमता रहता हूँ, वो तो मैं बता सकता हूँ भाई साहब। मोटे तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3-4 लाख वोटों से जीतेंगे। बात करने थैंक यू भाई साहब। ये तस्वीर अहलावत थे और यकीनन कांग्रेस का भविष्य है ये बेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए। और शब्दों की जादूगरी को तस्वीर अहलावत जानते हैं, ये पूरे देश ने देखा भी है जंतर मंतर पर जिस तरीके से बात को एक बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं। और अगर ध्यान से आप इनके इंटरव्यू को देखिएगा तो 2024 के लिए कुछ बेरी में होने वाला है, कुछ बड़ा होगा, कुछ नया होगा, तो आप समझ जाएंगे, इनकी जो शब्दावली है उससे आप समझ जाएंगे। और अब की बार बेहद उम्मीद भी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव को लेकर। और तस्वीर अहलावत खुलकर देखिए ये बात कहते हैं, राजनीति में आया हूं तो महत्वाकांक्षा तो हर आदमी की रहती है, लेकिन साथ ही साथ ये कहते हैं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान हमारे आदरणीय हैं, लेकिन अगर मैं राजनीति करता हूं तो उनके जो समर्थक हैं, देखिए उनका भी एम्बिशन होता है, उनका खुद का भी होता है। तमाम पहलुओं पर हमसे चर्चा की है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2024 है, क्या वो तस्वीर अहलावत के लिए शुभ रहने वाला है या फिर जो लड़ाई है 5 साल और आगे चली जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं वो 2024 में ही हो जाए। खैर, शुक्रिया।